हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा जी, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 79 में। हाँ तो बेटा, बहुत इजी और आराम से देखो, प्रीवियस लेक्चर में आपने एक बात कही थी कि भाई आवर्त बीजी पौधों के अंदर, आवर्त बीजी पौधों में साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन के स्थल पुष्प हैं। और आपने बेटा एक प्रारूपिक द्विलिंगी पुष्प डायग्राम पढ़ा, बस प्रारूपिक द्विलिंगी पुष्प डायग्राम कि एक पुष्प में 4 पुष्प पत्र होते हैं, बाह्य दल, दल। तो बाह्य दल पुंज और दल पुंज, यानी बाह्य दल और दल जो उनकी इकाइयाँ होती है वो तो सहायक जनन चक्र हैं। और आपने आवश्यक जनन चक्र पढ़ा था पुष्प के नर जनांग पुमंग और मादा जनांग जायांग। पुमंग की इकाई क्या होती है? पुंकेसर। और जायांग की इकाई क्या होती है? अंडप। तो अपन चैप्टर को अपन स्टार्ट करते बेटा कि चाहे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो भी आपने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में फिर आपने जो नर के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, वर्षण, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ी। तो यहाँ पर भी बेटा अपन बात रहे कि पुष्प में भी नर जनांग और मादा जनांग। तो पहले नर जनांग, ताकि नर जनांग क्या है, इकाई क्या है, मुख्य भाग क्या है, कहाँ बीजाणु जनन होता है और आगे की प्रोसेस होती है। तो बिल्कुल देखो, एक एक लाइन को बहुत धीरे धीरे, एक एक चीज़ को आप नोट्स के रूप में लिखे, एक एक लाइन में लिख रहा हूँ। यस बेटा, तो ध्यान दें, अपन ने हेडिंग डाली बेटा एंड्रोसियम। ये थोड़ा पहले वाले लेक्चर में बताया था, पहले वाले लेक्चर में बताया था, दोबारा अच्छे से आपको बता रहा हूँ। एंड्रोसियम पुमंग, आपने हेडिंग डाली बेटा क्या? एंड्रोसियम पुमंग। और एंड्रोसियम को आपने क्या कहा? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर, पुष्प के नर जनांग, पुष्प के नर जनांग। तो बताओ पुष्प के नर जनांग क्या है? पुमंग, जो बेटा तीसरा पुष्पीय चक्र है। अच्छे से पता है ना आपको? अब देखो बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के नर जनांग। और इस पुमंग की इकाई क्या है बेटा? इकाई स्टेमन, यानी क्या? पुंकेसर। इकाई है स्टेमन, यानी क्या बेटा? पुंकेसर। और बताओ पुंकेसर किसके तुल्य है? लघु बीजाणु प्राणी के तुल्य। मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणु प्राणी के तुल्य है पुंकेसर। यस बेटा, तो माइक्रोस्पोरोफिल यानी लघु बीजाणु प्राणी के तुल्य है क्या? पुंकेसर। अब नर जनांग की इकाई बेटा क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर किसके तुल्य? लघु बीजाणु प्राणी के तुल्य। अब लघु बीजाणु प्राणी में लघु बीजाणु धानी होती है, तो यहाँ वही बात, पुंकेसर के भी कितने भाग होंगे? वैसे मुख्य रूप से 2 भाग होंगे। ये आपका अपन बात रहे कि जो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, शीर्ष वाला भाग एंथर, और ये आप जानते हो कि ये आपका हो गया जो वरंत नुमा है, ये आपका फिलामेंट है ना। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि ये फिलामेंट तंतु है ना, और ये अपन बात रही कि एंथर। लेकिन आप जानते हो कि एंथर में 2 लोब होते हैं, तो बीच में एक बंद उत्तक की एक डीप ग्रूव यानी एक गहरी खांच होती है, जो दोनों लोब को अलग अलग करती है, वो होती है कनेक्टिव योजी, कनेक्टिव योजी। तो सामान्यतः आप जानते हो बेटा कि एक पुंकेसर की संरचना में, तो आराम से आ जाओ, एक पुंकेसर की संरचना में कितने भाग हो गए? 3, फिलामेंट तंतु, कनेक्टिव योजी और एंथर, एंथर प्राकोष। तो एक पुंकेसर की संरचना में 3 भाग हो गए, फिलामेंट तंतु या पुतंतु इसको अपन कह दें, कनेक्टिव योजी बंदे उत्तक है ना, एंथर प्राकोष। अब बेटा तुम जानते हो कि पुष्पीय पत्र कहाँ से निकलते हैं? पुष्पासन से। ये पुष्पीय पत्र बताओ कहाँ से निकलते हैं? पुष्पासन से। तो जैसे ये ऐसे होता है आपका पुंकेसर, तो पुष्पासन से जुड़ने वाला सिरा, ये तो आपका फिलामेंट का वो सिरा जो पुष्पासन से जुड़ता है, तो वो तो आपका हो गया प्रोक्सिमल एंड, निकटस्थ सिरा, निकटस्थ सिरा, प्रोक्सिमल एंड, निकट सिरा, प्रोक्सिमल एंड, जो या तो अपन बात रहा कि इस थैलेमस से अटैच टू थैलेमस, या तो थैलेमस से जुड़ेगा, या फिर जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें दलगन पुंकेसर होते हैं, तो बेस ऑफ पेटल या दल के आधार से जुड़ेगा, दल के आधार से। जैसे कभी कभी अपन बात रहा कि ये पुष्पासन है और पुष्पासन पर ये दल है, तो दल के आधार से ये पुंकेसर जुड़ जाएगा, ये पुंकेसर। तो अपन ने क्या कहा कि अटैच टू थैलेमस और बेस ऑफ पेटल, कि ये जो प्रोक्सिमल एंड है, निकट सिरा, या तो पुष्पासन से, ज़्यादातर कंडीशन में पुष्पासन से जुड़ता है, या फिर दल के आधार से, ये पुष्पासन से और ये दल के आधार से। बात को समझे? तो ये तो आपका क्या हो गया बेटा, इसका इस पुतंतु का
प्रोक्सिमल एंड, निकट सिरा पूतंतु का, है ना। ये फिलामेंट का पूतंतु का प्रोक्सिमल एंड, निकट सिरा। आराम से पूरा ए टू जेड हो गया आपका, नोट्स बिल्कुल लाइन टू लाइन लिख लें। अब अपन बात करें बेटा, देखो ये इसका डिस्टल एंड हो गया, डिस्टल एंड के ऊपर, तो इस पूतंतु के डिस्टल एंड पे ये टर्मिनल शीर्ष जो बाइलोब्ड है, एंथर लोब, है ना, बाइलोब्ड है, तो ये आपका हो गया डिस्टल एंड, दूरस्थ शीर्ष, दूरस्थ शीर्ष। और इन दोनों लोब को, यहाँ से खांच प्रतीक, दोनों लोब को अलग करने के लिए बीच में बंदे उत्तक के खांच होती है ऊपर से, तो वो आपका होता है कनेक्टिव योजी, स्टेराइल टिश्यू, बंदे उत्तक। तो फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। अब देखो बेटा, अगर अपन बात कहें कि पुंकेसर का, इस स्टेमन का, पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग, पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग एंथर होता है। एंथर यानी बेटा क्या, परागकोश। तो देखो बेटा, पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग क्या होता है, एंथर। अब आ जाओ, इस एंथर में कितने लोब होते हैं, एंथर लोब। तो ये एंथर लोब क्या होता है, बाइलोब्ड, 2 लोब होते हैं, बाइलोब्ड। कितने लोब होते हैं बेटा, 2, ये 2 लोब होते हैं, 2 लोब। तो आपने इसको क्या कहा, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड कहा ना, और या डाइथिकस, और प्रत्येक लोब में 2 थीका, तो डाइथिकस, डाइथिकस। तो फिर आगे क्या हो गया, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, है ना बेटा। तो ये आपका हो गया, पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग एंथर होता है, बात को समझे। और एंथर, एंथर बेटा आपका होता है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड या डाइथिकस, डाइथिकस। और प्रत्येक लोब में बेटा आप लिखोगे कि प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणुधानी या परागधानी, 2 लघु बीजाणुधानी या परागधानी, लघु बीजाणुधानी बोल दो चाहे परागधानी, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक। तो प्रत्येक लोब में ये देखो 2 लघु बीजाणुधानी, तो 4 कोणों पर कितनी होगी, 4। तो जनरली ये क्या हो गया, डाइथिकस, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट। यस बेटा। तो कैसा हो गया बताओ, डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, द्विपालित चतुष लघु बीजाणुधानी, द्विपालित चतुष लघु बीजाणुधानी, सॉरी, द्विपालित चतुष लघु बीजाणुधानी। यस बेटा। अब देखो बेटा, एक फैमिली होती है मालवेसी, मालवेसी कुल के सदस्यों में। तो जो मालवेसी फैमिली होती है, गुड़हल, चाइना रोज, तो मालवेसी कुल के सदस्यों में मालवेसी कुल के सदस्यों में परागकोश में एक ही लोब होता है। तो बेटा देखो, मालवेसी कुल के सदस्यों में परागकोश में एक ही लोब होता है। यस। तो बेटा आप ध्यान दें, मालवेसी कुल के सदस्यों में परागकोश में एक ही लोब होता है, समझ रहे हो। अब एक लोब होता है तो मोनोथिकस, और एक लोब में 2 स्पोरेंजिया होती है, तो कैसा हो गया वो, मोनोथिकस, मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट, मोनोथिकस बाइस्पोरेंजिएट। यानी कैसा हो गया बेटा, एक पालित द्विलघु बीजाणुधानी, एक पालित द्विलघु बीजाणुधानी। तो एक पालित परागकोश आपका होता है किसमें, मालवेसी कुल के सदस्यों में। एग्जाम्पल अपन कहें गुड़हल, गुड़हल जो होता है चाइना रोज, चाइना रोज की बड़ी विशेषता है, चाइना रोज है, गुड़हल है, कपास है, कॉटन, या जो भिंडीरिये हैं, तो गुड़हल कपास आप दे दो।
गुड़हल कपास, इनके अंदर आपकी बात होती है कि ये मोनोथिकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट होता है। बोलो बेटा, तो आराम से एक एक जी नोट कर लेना। ये बेटा टॉपिक मैन अब से स्टार्ट हुआ है, वो तो जैसे पहले चैप्टर के एक बार इंट्रोडक्शन ही दे दिया, जैसे मैन ये टॉपिक आपका धीरे धीरे होगा और एक एक लाइन आप तैयार कर लोगे तो फिर अपन उसको वापस करेंगे। बात को समझ रहे हो ना आप? तो बिल्कुल इजी वे में आप नोट्स लिखें। तो बेटा देखो इजीली अपन ने बताया पुमंग, एंड्रोसियम, पुष्प का तीसरा पुष्पीय चक्र, थर्ड फ्लोरल वूर्ल, पुष्प के नर जनांग, मेल सॉक्स, ऑर्गन ऑफ फ्लोवर लिख लें, अच्छा क्वेश्चन आता है। इकाई क्या होती है? पुंकेसर। स्टेमन किसके तुल्य होता है? लघु बीजाणुपर्ण के तुल्य, माइक्रोस्पोरोफिल के तुल्य। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? 3, पूतंतु, फिलामेंट, योजी, प्राकोष। मुख्य 2 भाग होते हैं, पूतंतु और प्राकोष। ये पूतंतु जो होता है उसका निकट सिरा प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ता है? थैलेमस और दल के आधार से, बेस ऑफ पेटल, या तो थैलेमस से या फिर मैंने आपको बताया था दल के आधार से। बात को समझे। फिर ये अपन बात करें दोनों लोब के बीच में, एक प्राकोष में 2 लोब होते हैं, उसके बीच में एक बंध्य उत्तक होता है, सो कनेक्टिव योजी। फिर देखो ये एंथर लोब, 2 लोब होते हैं, बायलोब्ड एंथर। प्राकोष डिस्टल एंड है, दूरस्थ शीर्ष जो टर्मिनल पे लगता है पूतंतु के, प्राकोष दूरस्थ शीर्ष हो गया। बात को समझ रहे हो? और अपन ने कहा कि प्राकोष में कितने लोब होते हैं? 2, तो बायलोब्ड और डाइथिकस। तो फिर प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या 2 पोलन सैक, तो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट आपने लिख दिया। पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग एंथर प्राकोष होता है, बायलोब्ड या डाइथिकस होता है। प्रत्येक लोब में 2 लघु बीजाणुधानी होती है या परागधानी होती है। यहाँ पर टेक्निकल वर्ड पोलन सैक यूज करते हैं, यस, या लघु बीजाणुधानी कह दें, इससे पहले लघु बीजाणुधानी थी। तो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, द्विपालिश चतुष लघु बीजाणुधानी। मालवेसी कुल के सदस्यों में प्राकोष में एक ही लोब होता है, एक लोब होता है तो मोनोथिकस और बाइस्पोरेंजिएट हो गया। एक पालित द्वि लघु बीजाणुधानी चाइना रोज और कपास में, चाइना रोज और बेटा क्या? कपास में। अब बताओ पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग प्राकोष है। पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग क्या है? प्राकोष। तो बेटा देखो सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग बेटा, तो इससे आगे आप लिखेंगे कि पुंकेसर का सबसे मुख्य भाग प्राकोष है। तो आपको मैं बताऊं कि ये जो एंथर है सबसे मुख्य भाग प्राकोष है, एंथर प्राकोष है। तो बेटा जी यानी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होगी, यानी जो लघु बीजाणुजनन उत्तक में आपका मियोसिस होगा, लघु बीजाणु जनन होगा, यानी द्विगुणित बीजाणुद्भिद उत्तक से अगुणित बीजाणु का निर्माण, लघु बीजाणु जनन। तो बेटा एंथर प्राकोसी क्या है? साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है ना, यानी परागकोश लघु बीजाणु जनन के स्थल हैं। परागकोश लघु बीजाणु जनन के स्थल हैं। बोलो बेटा है कि नहीं है? तो परागकोश लघु बीजाणु जनन के स्थल हैं, समझे? जैसे मनुष्य में आपने नरजनांग पढ़ा, तो प्राथमिक जनन का वर्षण, तो वर्षण में आवरण भी होते हैं और वर्षण के अंदर जो अंदर सेल्स होती है, जर्म सेल होती है, वहाँ मियोसिस होता है, तो युग्मक भी बनते हैं ना, शुक्राणु युग्मक भी बनते हैं। वैसे यहाँ परागकोश में आवरण भी होंगे और अंदर लघु बीजाणु जनन उत्तक होगा। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु जनन उत्तक है, तो वहाँ लघु बीजाणु जनन होगा, लघु बीजाणु जनन, और फिर अगुणित लघु बीजाणु, और उसके बाद परागकण बनेंगे। क्या बनेंगे? परागकण। तो देखो बेटा अब आराम से अपन ये पूरा आपने नोट्स के रूप में लिख लिया, यस, लाइन टू लाइन बिल्कुल। अब देखो बेटा अपन पढ़ेंगे कि एंथर क्या है और टीएस ऑफ एंथर, यानी एंथर की संरचना क्या है, एंथर का अनुप्रस्थ काट, और एंथर की संरचना में क्या क्या भाग आते हैं। जो सुरक्षात्मक परतें होती है वो क्या होती है? अंदर बीजाणु जनन उत्तक। तो एंथर की संरचना में क्या क्या भाग आते हैं, यस। फिर एक लघु बीजाणुधानी की संरचना में क्या क्या पार्ट आते हैं, और वो जितने भी भित्ति परतें एक के बारे में अपन डायग्राम के साथ लिखेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट देखिए, हाँ तो बेटा देखिए टीएस ऑफ एंथर, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। हाँ तो बेटा देखिए टीएस ऑफ एंथर यानी पराग कोश की अनुप्रस्थ काट, यानी अपन ने जो बायलोब्ड एंथर था, जो टर्मिनल शीर्षस लोब था, पुंकेसर का जो सबसे मुख्य भाग था, उसका अपने टीएस ले लिया, अनुप्रस्थ काट।
तो अनुप्रस्थ काट लेने पर उसमें क्या क्या संरचनाएं आपको नजर आएगी, तो परागकोश का अनुप्रस्थ काट बेटा टीएस ऑफ एंथर। तो देखो तुम अच्छे से जानते हो बेटा कि ये परागकोश में दो लोब होते हैं, तो आपने टीएस ली तो दो लोब, ये दो लोब हैं, ये एंथर लोब है, ये एक पूरा लोब है एंथर लोब, ये एक पूरा लोब है एंथर लोब। एक एंथर लोब के अंदर ये दो थिकान दो लघु जड़ोधानी होती है। बात को समझे ना, तभी तो आपने क्या कहा था बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट, आराम से। और बेटा देखो भी आपको जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम मैंने बनाया है, जो एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। फिर उसकी एक एक लेयर आपको नाम से सिखा रहा हूँ, फिर इसकी उत्पत्ति कैसी वो बताऊंगा, फिर एक एक लेयर की पूरी थ्योरी नोट्स में एक एक लाइन 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 लिखाऊंगा, लेकिन पहले डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है। तो देखो बेटा ये बाइलोब्ड टेट्रास्पोरेंजिएट यानी द्विपालित चतुष्क लघु जड़ोधानी। तो परागकोश के दोनों लोब को बीच में खांच है ग्रूव, ये खांच डीप ग्रूव है, गहरी खांच होती है। यहाँ स्टेराइल टिश्यू होता है, स्टेराइल यानी बंदे उत्तक होता है, ये बंदे उत्तक है, बंदे उत्तक। तो ये बेटा आपकी होती है कनेक्टिव योजी, कनेक्टिव योजी, कनेक्टिव योजी। तो समझ गए कनेक्टिव योजी, सही। ये कनेक्टिव योजी है जहाँ डीप ग्रूव यानी गहरी खांच होती है और बंदे उत्तक होता है, यस। और ये दोनों लोब को अटैच रखती है, यस, जोड़े रखती है। ये आपकी होगी कनेक्टिव योजी बंदे। और वहीं से आप जानते हो ना, जैसे फिलामेंट का शीर्ष भाग हो तो वहीं से फिर फिलामेंट आता है, क्लियर बेटा। तो ये योजी हो गई। अब देखो बेटा कि प्रत्येक थीका में चार कॉर्नर पे, कॉर्नर 1 2 3 4, चार कॉर्नर पे चार लघु जड़ोधानी होती है, चार लघु जड़ोधानी। तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गए ना, टेट्रास्पोरेंजिएट, बिल्कुल बेटा एग्जाम पैटर्न। तो ध्यान देना टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। तो प्रत्येक लघु जड़ों में बाहर भित्ति परतें भी होती है, वाल लेयर्स भी होती है, वाल लेयर भी होती है। पहले आपकी होती है वाल लेयर, वाल लेयर्स होती है यानी भित्ति परतें, यस बेटा। अब देखो सबसे बाहर एक सुरक्षात्मक परत होती है अधिचरम, ये सबसे बाहर एक एकल परत होती है, एकल परत सुरक्षात्मक परत होती है, सुरक्षात्मक परत एकल परत, ये होती है अधिचरम, जो पूरे परागकोश को चारों तरफ से घेरती है ना, बोलो। तो ये आपकी एक सिंगल लेयर है एपिडर्मिस, अधिचरम होगी, अधिचरम, क्लियर। और जब परागकोश की उत्पत्ति होगी घुंडीनुमा, तो ये अधिचरम तो मौजूद रहेगी, जो उत्तकों का एक द्रव्यमान है, विभजतक उत्तक का द्रव्य, उसके ऊपर भी अधिचरम तो मौजूद रहेगी। तो ये अधिचरम सिंगल लेयर है, एक परत, और ये सुरक्षात्मक परत है, बता देंगे, ये अधिचरम हो गई। उसके बाद में जस्ट इस अधिचरम के नीचे जो सेकंड लेयर है भित्ति परत की, वो आपकी बेटा एंडोथीसियम, अंतःस्रम, एंडोथीसियम अंतःस्रम होती है ना। तो एंडोथीसियम है, अंतःस्रम। अभी केवल नाम बता रहे हैं, फिर समझाने के बाद उत्पत्ति और उसके बाद एक एक की अपन पूरी विशेषता लिखेंगे कि सेल्स कैसे होती हैं, सारी बातें। तो बेटा देखो एंडोथीसियम ये आपका सेकंड लेयर हो गया, एंडोथीसियम सेकंड भित्ति परत हो गई, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंडोथीसियम जस्ट अधिचरम के नीचे। तो ये आपकी होती है एंडोथीसियम, है ना बेटा। कोशिकाएं अरिविन्यासित होती हैं, एंडोथीसियम हो गई। उसके बाद में दो से तीन लेयर, यहाँ पर अपन बात उड़ा कि ये 2 से 3 लेयर जो आपकी होती है, ये आपकी होती है मिडिल लेयर। ये क्या होती है बेटा, मिडिल लेयर। तो देखो ये मिडिल लेयर है, मध्य परत, मध्य परत 2 से 3 परती होती है, ये मध्य परत है, यस। फिर सबसे आंतरिक परत है, तो ये टेपिटम, ये टेपिटम है, चाहे आप इसको बता दो यहाँ से, ये टेपिटम, ये टेपिटम है, टेपिटम, यस। ये सबसे आंतरिक परत है। तो ये सारी आपकी 4 भित्ति परतें हैं। पहली है एपिडर्मिस, दूसरी है एंडोथीसियम, तीसरी है मिडिल लेयर और चौथी है टेपिटम। और सबसे आंतरिक परत कौन सी हुई, टेपिटम हो गई, बोलो बेटा। और ये अपन बात बेटा कि आपका है स्पोरजिनस टिश्यू, लघु बीजाणु जन उत्तक, स्पोरजिनस टिश्यू यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु जन उत्तक, स्पोरजिनस टिश्यू, ये स्पोरजिनस टिश्यू है ना। और इस स्पोरजिनस टिश्यू लघु बीजाणु जन उत्तक की प्रत्येक कोशिका क्या हो जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना। ये लघु बीजाणु उत्तक की प्रत्येक कोशिका क्या हो जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका।
और यहीं पे बेटा लघु बीजाणु जनन होगा। इस मात्र कोशिका में मियोसिस होगा तो अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे, देखना अभी आगे। बात को समझ रहे हो? तो ये अपन बात बेटा कि लघु बीजाणु जन उत्तक और प्रत्येक कोशिका इसकी होगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखो एनसीईआरटी में आपको ये चार कोणों पर 1 2 3 4 या से 1 2 3 4 चार कोणों पर 4 लघु बीजाणुधानी होती है, स्थित होती है। तो देखो एक लघु बीजाणुधानी का यहाँ से कट ले लिया जिसमें भित्ति प्रत्यय भी आ जाए, थोड़ा सा बीजाणु जन उत्तक भी आ जाए, तो भित्ति प्रत्यय भी बीजाणु जन उत्तक भी आ जाए, तो एक कट ले लिया। और कट से आपको एनसीईआरटी ने समझाया, वहां पर कट से आपने वहां लेबलिंग दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लेबलिंग वहां इंग्लिश एनसीईआरटी से हिंदी दोनों से आप देखेंगे बेटा। तो देखो कट से दी है कि सबसे बाह्यतम एपिडर्मिस सिंगल लेयर एकल परतीय और ये सुरक्षात्मक परत होती है, तो ये आपकी होगी एपिडर्मिस। यस बेटा। अभी सेल्स का क्या प्रारूप होगा, कैसी आकृति होगी, कैसे, वो सारा अपन एक एक लेयर में पे एक नाम लिखेंगे अपन, है ना। वो जब अपन प्राकोश की उत्पत्ति एक लघु बीजाणुधानी की प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी की संरचना देंगे ना, तो वर्ड टू वर्ड। अब आ जाओ देखो आराम से कि बेटा देखो ये तो आपकी होगी सबसे बाह्यतम लेयर जो आपको एनसीईआरटी ने दे रखी है, अधिचरम एपिडर्मिस सिंगल लेयर एकल परतीय सुरक्षात्मक हो गई बेटा। ये जो दूसरी लेयर आपकी होगी एंडोथीसियम अंतःश्रम, ये भी सिंगल लेयर। ये जो तीसरी परत मिडिल लेयर आपकी होगी, ये मिडिल लेयर, ये अधिचरम एंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर। तो ये मिडिल लेयर हो गई जो 2 से 3 परती है, 2 से 3 परती है। तो ये बेटा आपकी होगी मिडिल लेयर। और बेटा ये सबसे इनरमोस्ट लेयर होगी, ये सबसे आंतरिक परत आपकी होगी टैपिटम, ये भी सिंगल लेयर होती है। और आपको बताऊं इनरमोस्ट का मीन सबसे आंतरिक परत होती है, तो ये टैपिटम होगी, टैपिटम जिसमें केंद्र का आपको दिखाया गया ना अच्छे से सेंट्रिक न्यूक्लियस, तो ये आपका टैपिटम हो गई। और फिर देखो ये आपका जो बीजाणु जन उत्तक था, तो इस बीजाणु जन उत्तक से ये आपकी हो गई बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपकी होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और फिर ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका ही अर्धसूत्री विभाजन में जाएगी, तो यहीं पे आपका क्या संपन्न होगा, लघु बीजाणु जनन इन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी। बात को समझे? अरे बोलो। अब आप परफेक्ट अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल लाइन टू लाइन बिल्कुल परफेक्ट लेबलिंग के साथ अच्छा डायग्राम बना लिया। एनसीईआरटी की लेबलिंग देख ली। और उसके बाद अब अपन इस पराकोश की आपको उत्पत्ति बताएंगे कि ये कैसे, तो ये भित्ति परतें बनी और कैसे बीजाणु जन उत्तक बना, समझे। तो एक एक चीज अपन उत्पत्ति बताएंगे। फिर अपन एक बीजाणुधानी, एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी में आपको नजर आ रहा है कि ये अधिचरम एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपिटम, ये तो भित्ति परतें हैं, ये भित्ति परतें हैं ये तो। और अंदर आपका क्या, बीजाणु जन उत्तक, जिससे आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो एक प्रारूपिक बीजाणुधानी में क्या क्या होता है और फिर क्या क्या होता है, तो पहले तो अपन एक एक परत के बारे में लिखेंगे कि एपिडर्मिस में सेल्स कैसे हैं, इसका कार्य क्या है, एंडोथीसियम में कैसी सेल्स हैं, इसका क्या कार्य है, मिडिल लेयर क्या है, टैपिटम क्या है, इनके फंक्शन यानी कार्य क्या है। और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी बीजाणु जन उत्तक पे आ जाएंगे। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कैसे अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा और कैसे लघु बीजाणु जनन होगा। बोलो बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल धीमे धीमे, बिल्कुल डायग्राम के साथ। और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सेकंड चैप्टर को अब आप वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दें, एनसीईआरटी से एक एक लाइन आपके समझ में आ जाएगी, समझ गए। और फिर अपन आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये डायग्राम आप नोट करें। क्लियर? तो देखिए बेटा जी, अभी आपने जो डायग्राम देखा था एंथर का, प्राकोश का, जो द्विपालित चतुष लघु बीजाणुधानी था, उसमें आपने संरचना में भित्ति परतें भी देखी, अंदर आपका बीजाणु जन उत्तक भी देखा। लेकिन देखो बेटा, समझने का टॉपिक होता है लॉजिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे एनसीईआरटी की जो समरी दे रखी है, वहाँ लाइन दे रखी है, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ओरिजिन ऑफ एंथर, प्राक कोश का विकास या प्राकोश की उत्पत्ति। भाई देखो, कोई भी अंग होता है तो उसका परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, उत्पत्ति होती है। जैसे मैं बता दूं कि बीज का अंकुरण होता है तो प्रांकुर से प्रो तना, फिर तने का शीर्ष विभज्योतक बढ़ता जाता है, तो आप जानते हो उस विभज्योतक की पर से ली प्राइमोडिया प्रनादक, फिर पत्तियां बनती हैं।
तो कोई भी पादप का अंग या संरचना विकसित होती है तो किससे होती है? विभज्योतक उत्तक से होती है ना। ये तो आप समझ सकते हो ना, मेरिस्टेम टिश्यू विभज्योतक के विभेदन से ही क्या बनते हैं? स्थायी उत्तक बनते हैं, है ना। अब बेटा देखो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने कभी कभी पौधे पर देखा होगा, सबसे पहले से बिल्कुल छोटे से उभार के रूप में पुष्प आता है, फिर वो जैसे बाह्य दलों से बिल्कुल ऐसे कठोर रूप में कलिका से घिरी होती है, और फिर जैसे वो खिलता है पूरा परिपक्व होकर, तो तब तक आपका उसका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। यस। अब ऐसे जैसे पुंकेसर का जो अग्रभाग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो अपन बात बड़ा की परागकोश, तो परागकोश का विकास और उत्पत्ति कैसे हुई? विकास और उत्पत्ति के बाद में वही बात है कि ये सारी लेयर और अंदर का बीजाणुजन उत्तक, ये सारी भित्ति परतें और बीजाणुजन उत्तक बना कैसे, तो बिल्कुल ऐसे डायग्रामेटिक में आपको वर्ड टू वर्ड बताऊंगा, और फिर अपन विस्तृत रूप से जो एक एक भित्ति परत की और बीजाणुजन जो उत्तक की एक एक लाइन अपन लिखेंगे। ये बेटा केवल मैं उस डायग्राम से आपको बहुत कुछ बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ओरिजिन ऑफ एंथर, परागकोश का विकास और उत्पत्ति। तो मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहले जैसे बेटा आप जानते हो कि परागकोश यानी पुंकेसर का अग्र है और नोब लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो एक घुंडीनुमा उभार के रूप में प्रकट होता है। ऐसे आप जानते हो कि एक घुंडीनुमा उभार के रूप में प्रकट होता है। हाँ बेटा बताएं आपको, एक घुंडीनुमा उभार के रूप में प्रकट होता है। यस बेटा। अब देखो, ये जो घुंडीनुमा उभार है, घुंडीनुमा उभार के रूप में प्रकट हुआ, तो अपन ऐसे कह देंगे कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, घुंडीनुमा उभार प्रकट हो गया। और जो सुरक्षात्मक परत, जो एकल परत है, सुरक्षात्मक परत एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी अधिचरम पहले से उपस्थित है, ये अधिचरम हो गई। और अंदर भी किसी चीज का विकास नहीं हुआ। अंदर आप समझ सकते हो कि जो विभज्योतक उत्तक है, विभज्योतक उत्तक का द्रव्यमान है, यानी ये इनसाइड बेटा ये विभज्योतक सेल्स हैं। ये लो जी। तो ये बेटा आप जानते हो कि अंदर मास ऑफ, या यहां पर ऐसे लिख दें कि मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभज्योतक उत्तक का द्रव्यमान, विभज्योतक उत्तक का द्रव्यमान यानी विभज्योतक कोशिकाएं हैं। अब देखो, इस घुंडीनुमा उभार से, जिसमें अधिचरम सुरक्षात्मक परत पहले से ही मौजूद है, अधिचरम पहले से मौजूद है, और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर घुंडीनुमा उभार, और अंदर मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक उत्तक का द्रव्यमान। तो बेटा देखो कैसे इस घुंडीनुमा उभार से वो जो दो लोब वाला परागकोश डेवलप हो जाता है ना। तो फिर आप जानते हो कि ये घुंडीनुमा उभार में थोड़ी सी वृद्धि होगी, ग्रो होगी, थोड़ी सी वृद्धि होगी, और आप समझ सकते हैं बेटा कि वृद्धि होगी तो ये कुछ इस आकार में होगा, ये इस आकार में होगा। हो गया बेटा। अब जैसे ही इस आकार में होगा, तो जो विभज्योतक उत्तक था, विभज्योतक उत्तक का द्रव्यमान था, उससे चार कोणों पर, यहां देखो अधिचरम पहले से ही मौजूद है, एपिडर्मिस सुरक्षात्मक परत, एपिडर्मिस ये अधिचरम,
ये पहले से ही मौजूद है। और 4 कोणों पर कितनी कोशिकाएं बड़ी हो जाएगी आकार में? 4 कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी 4 कोणों पर। तो बेटा देखो, आप जानते हो कि ये 4 कोणों पर 4 कोशिकाएं आकार में बड़ी हो गई। ये लो जी, 4 कोनों पर कितनी कोशिकाएं आकार में बड़ी होगी? 4 कोनों पर 4 कोशिकाएं बड़ी होगी। इन कोशिकाओं को आप क्या कहते हो बेटा? आर्कियोस्पोरियल सेल। वहां आपको हिंदी में लिख रखी है समरी में, प्रस्फुटक कोशिका। इनको आप कहोगे आर्कियोस्पोरियल सेल, है ना बेटा? जो गुणिता में क्या होगी? 2n ही द्विगुणित होगी। और इसको आप कहोगे प्रस्फुटक कोशिकाएं, प्रस्फुटक कोशिका। तो ये आपकी होगी आर्कियोस्पोरियल सेल। तो 4 कोणों पर कितनी कोशिकाएं बड़ी हुई? 4। ये आर्कियोस्पोरियल सेल। और बेटा अब ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल जो उत्पत्ति में अधिचर्म के नीचे, तो हाइपोड्रमल इन ओरिजिन, भाई अधिचर्म के नीचे होगी ना, तो उत्पत्ति में क्या होगी? हाइपोड्रमल इन ओरिजिन, उत्पत्ति में हाइपोड्रमल होगी। तो 4 कोणों पर कितनी कोशिकाएं बनी? 4। इनको आपने क्या कहा? आर्कियोस्पोरियल सेल, प्रस्फुटक कोशिका, हाइपोड्रमल ओरिजिन। यस। अब ये प्रत्येक आर्कियोस्पोरियल सेल ही आगे पूरी लघु बीजाणुधानी को बना देगी, तो बेटा जो आर्कियोस्पोरियल सेल है इसके अंदर देखो कौन सा डिवीजन होगा सबसे पहले। तो मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये आर्कियोस्पोरियल सेल है जो 2n है, आर्कियोस्पोरियल सेल जो 2n है, द्विगुणित है। बात को समझ रहे हो? प्रस्फुटक कोशिका, सॉरी, ये प्रस्फुटक कोशिका, ये 4 कोणों पर 4 बड़ी होगी प्रस्फुटक कोशिका। तो ये जो आर्कियोस्पोरियल सेल है जो 2n है, इस आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर बेटा एक डिवीजन सुना होगा, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं बता देता, एक एक चीज बता रहा हूँ आज। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन आपने सुना होगा, 2 विभाजन होते हैं, एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणत विभाजन। एक डिवीजन होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणत विभाजन, लंबाई के लंबवत परिणत विभाजन। परिणत विभाजन के अंदर कोशिका संख्या तो बढ़ती है, कोशिका संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन लेयर परत भी बढ़ेगी। जबकि नॉर्मल डिवीजन में ऐसा नहीं होता, केवल कोशिका संख्या बढ़ती है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे एक सेल में डिवीजन होता है ऐसे, ये सेल तो बढ़ी गई लेकिन 2 सेल हो गई, तो ये लेयर भी बढ़ गई। क्या बढ़ गई? लेयर। तो जैसे लेयर पर लेयर आना, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन से होता है परिणत विभाजन। इसमें कोशिका संख्या भी बढ़ती है और लेयर भी बढ़ती है। बात को समझे? क्लियर? और आप जानते हो लंबक के लंबवत होता है ये, तो ये आपका हो गया पेरिक्लाइनल डिवीजन। एक आपका होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, वो तो अपनत विभाजन होता है। एंटीक्लाइनल डिवीजन अपनत, उसमें केवल सेल संख्या बढ़ती है, लेयर नहीं बढ़ती है। समझे? तो ये मैंने आपको समझा दिया ना आराम से। तो देखो यहाँ अपन बात हो रहा है कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन होते ही यहाँ भाई जैसे ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा, और आप समझ रहे हो कि पेरिक्लाइनल डिवीजन होते ही, परिणत विभाजन होते ही यहाँ सेल का नंबर भी बढ़ेगा और लेयर भी बढ़ेगी। तो देखो बेटा इस रूप में आपका फॉर्मेशन होगा कि यहाँ 2 टाइप की सेल हो जाएगी। कितने टाइप की सेल हो जाएगी? 2 टाइप की। प्रत्येक कोशिका से, प्रत्येक आर्कियोस्पोरियल कोशिका के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। प्रस्फुटक कोशिका में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन, तो कोशिका भी बढ़ेगी और लेयर भी बढ़ेगी। बात को समझे? तो देखो यहाँ पर 2 टाइप की आपकी सेल हो जाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरजिनस सेल। यस, यानी बेटा देखो यहाँ से 2 सेल आपकी हो जाएगी
ये तो बात करें कि आपकी हो गई पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल, और देखो ये आपका हो गया पीएससी, पीएससी प्राइमरी स्पोरजिनस सेल, है ना। तो एक सेल से दो सेल बन गई और दो लेयर बन गई, दो लेयर। यस, तो मैं इनको बता दूं, इसे लिख दूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपकी हो गई बेटा, ये देख, ये तो आपकी हो गई प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और ये बेटा आपकी हो गई प्राइमरी स्पोरजिनस सेल, प्राइमरी स्पोरजिनस सेल, यानी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। हाँ भाई, तो देखो एक तो आपके पास में क्या बन गई भाई, एक आर्कियोस्पिरल सेल से दो सेल आपके पास में बन गई। एक तो आपके पास में बन गई प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। एक आपके पास बन गई प्राइमरी स्पोरजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बात को समझ रहे हो। और अधिचरम पहले से मौजूद है। अधिचरम की उत्पत्ति आर्कियोस्पोरियल नहीं होती है, यानी आर्कियोस्पोरियल से नहीं होती है। अब बाकी जितने भी भित्ति परतें हैं, पराकोश में भित्ति परतें आई थी, और जो अंदर का बीजाणुजन उत्तक है वो इससे ही बनेगा। तो आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, परिणत विभाजन। तो पीपीसी प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पीएससी प्राइमरी स्पोरजिनस सेल, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। बात को समझे। और बेटा आपको अच्छे से पता है कि ये पेरिक्लिनल डिवीजन मैंने जो आपको समझा दिया अच्छे से, कि इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा ट्रिक लिख भी देता हूँ कि इसमें सेल नंबर यानी कोशिका संख्या भी बढ़ रही है, और वाल लेयर यानी जो भित्ति परतें होती है, भित्ति परतें वो भी बढ़ रही है। बात को समझे। अब देखो बेटा, ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, प्राइमरी पैराइटल सेल्स, ये तो आगे भी जो पैराइटल है ना, पैराइटल सेल्स, तो ये तो आगे भी क्या करेगी, पेरिक्लिनल डिवीजन ही करेगी, यानी परिणत विभाजन ही। ये तो आगे भी क्या करेगी बेटा, पेरिक्लिनल डिवीजन। इसमें तो आगे भी ये पीडी मतलब परिणत विभाजन होगा, परिणत विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन। तो वही सेल्स भी बढ़ेगी, कोशिका भी बढ़ेगी और लेयर्स भी बढ़ेगी। तो आगे की जो लेयर थी पराकोश की, अधिचरम के बाद, अधिचरम की उत्पत्ति पू बीजाणु की नहीं होती, वो तो पहले से ही मौजूद है। वो तो जब विभज्योतक द्रव्यमान बना था, घुंडीनुमा भार था, तब भी अधिचरम मौजूद थी। यस, अब आ जाओ आराम से। परिणत विभाजन होगा तो आगे से आगे लेयर बनती जाएगी। तो कौन कौन सी लेयर, अधिचरम के जस्ट नीचे कौन सी लेयर होती है, एंडोथीसियम थी। क्या थी बेटा, एंडोथीसियम। बोलो थी ना, अंतःचरम, अंतःचरम एंडोथीसियम थी। उसके बाद क्या था बेटा, मिडिल लेयर थी, दो तीन परत, मिडिल लेयर बन जाएगी। वो तो बार बार पेरिक्लिनल डिवीजन, एंडोथीसियम बन गई, मिडिल लेयर बन गई, सबसे आंतरिक परत बन जाएगी टैपेटम, टैपेटम बन जाएगी, टैपिटम। तो देखो बेटा, ये सारी आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल्स हैं। जो पराग कोश की भित्ति परतें थी, लघु बीजाणुदान की जो भित्ति परतें थी, वो तो डेवलप हो गई किससे, प्राइमरी पैराइटल सेल से, प्राइमरी पैराइटल सेल। और सबकी कोशिकाओं की गुणिता क्या है, माइटोसिस से बन रही, यानी माइटोसिस हो रहा ना, अभी तक तो माइटोसिस ही हो रहा है। तो आप जानते हो सबकी कोशिकाओं की गुणिता क्या होगी, 2n। हाँ, टैपिटम में थोड़ा बाद में चेंज होगा, बता देंगे। बाकी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। तो ये तो क्या तैयार हो गई बेटा आपके पास में, परागकोश की वाल लेयर्स। परागकोश की वाल लेयर्स का मतलब क्या हो गया बेटा आपके सामने, वाल लेयर्स। वाल लेयर्स का मतलब हो गया भित्ति परतें, भित्ति परतें। बात को समझ रहे हो, भित्ति परतें हो गई सारी, सबकी कोशिकाओं गुणिता 2n, क्योंकि माइटोसिस समसूत्री से बन रही है। और ये जो प्राइमरी स्पोरजिनस सेल है, ये लो जी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो देखो परागकोश का आपने जब डायग्राम पढ़ा था, भित्ति परतों के बाद हर बीजाणुधानी के सेंटर पे
हर बीजाणुधानी के सेंटर पे, लघुजाणु के सेंटर पे क्या पड़ा था, बीजाणु जनुतक। तो देखो ये प्राइमरी स्पोरजिनस टिश्यू, अब इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, नॉर्मल माइटोसिस होगा, नॉर्मल माइटोसिस, है ना बेटा। तो जब नॉर्मल माइटोसिस होगा तो आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर नॉर्मल माइटोसिस होगा, कई सारे माइटोसिस होंगे, तो आप समझ रहे हैं बेटा क्या बन जाएगा, तो आपके सामने बन जाएगा प्राइमरी स्पोरजिनस, प्राइमरी स्पोरजिनस टिश्यू, यानी प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक। और माइटोसिस से बना तो अभी तो क्या है, 2n ही है, क्योंकि आर्कियोस्पोरल भी 2n है, तो ये आपको बन गया प्राइमरी स्पोरजिनस टिश्यू, प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक। बोलो बेटा, अरे बोलो। और अब इस प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक प्राइमरी स्पोरजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल बेटा आप समझ पा रहे हैं कि इस प्राइमरी स्पोरजिनस टिश्यू की प्रत्येक कोशिका आप समझ पा रहे हैं कि वो बन जाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में जाएगी, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अरे बोलो बेटा, यस, लघु बीजाणु। तो प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका विविधों को लघु बीजाणु मात्र कोशिका बताया था मैंने आपको। तो जो आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया था आपने, तो एपिडर्मिस आ गई थी जो पहले से ही मौजूद है, उसकी उत्पत्ति पूर्व बीजाणु की नहीं होती। बाकी प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर जो भित्तिपर्त और बीजाणुजन उत्तक है, किससे बनेगा, आर्कियोस्पोरियल सेल में। आर्कियोस्पोरियल सेल क्या है बेटा, द्विगुणित है ना, 2n है। आर्कियोस्पोरियल सेल में डिवीजन क्या होगा, एक स्पेसिफिक डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। इसको क्या बोलते हो, परिणत विभाजन। परिणत विभाजन वो होता है जिसमें कोशिका संख्या बढ़ती है और भित्ति परतें भी बढ़ती है। तो ये पहला डिवीजन हो गया पेरिक्लाइनल। तो ये हो गया पीपीसी, एक लेयर प्राइमरी पैराइटल सेल की और प्राइमरी स्पोरजिनस। प्राइमरी पैराइटल सेल को क्या बोला, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। भित्तीय कोशिका बची हुई भित्ति परतें, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये बना देगी। पेरिक्लिनल डिवीजन ही करती रहेगी और ये नॉर्मल माइटोसिस करेगी। और बीजाणुजन उत्तक जो सेंटर पे विभजोतक उत्तक का मास है, बीजाणुजन उत्तक, उसकी प्रत्येक कोशिका क्या हो जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन में जाएगी। अब बताओ वर्ड टू वर्ड, मतलब एक एक लाइन पता चली ना, वर्ड टू वर्ड सारी चीज आई ना समझ में। और अभी तो अपन बात करें बेटा कि जब लघु बीजाणुधानी भी बनाएंगे तो आप लिंक करना पिछले लेक्चर को भी, इस लेक्चर से फिर अगले लेक्चर को भी। तो फिर अपन एक एक, जैसे अधिचरम एपिडर्मिस की कोशिकाएं कैसी होती हैं, विशेषता क्या है, कार्य क्या है, एंडोथीसियम की कैसी होती है, क्या कार्य है, मिडिल लेयर की कैसी होती है, क्या कार्य है, ये थ्योरी लिखेंगे। टेपिटम की क्या कार्य है, स्पोरजिनस टिश्यू से बनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो फिर उसमें पढ़ेंगे अपन स्पोरिक मियोसिस, लघु बीजाणु जनन, स्पोरिक मियोसिस। तो लघु बीजाणु जनन यानी द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अगुणित लघु बीजाणुओं का बनना। और वो जो शुरू में आपको बेटा इवेंट्स बताई ना, वो इवेंट अपन बात रही कि आपका शुरू का बेसिक नहीं है, 11th का बेसिक कम है, तो वो थोड़ा सा तब क्लियर नहीं होगी, लेकिन अब वो 100% हो जाएगी। तो इवेंट आपको तब बताई थी कि आप पूरे टॉपिक के अंदर आप रिपीट करके टॉपिक को देखना, बैक करके आप लेक्चर्स को देखना, अब आपको पूरा सीक्वेंस बनेगा और बहुत मजा आ जाएगा, एक एक लाइन आपके दिमाग में आएगी, है ना बेटा। तो ये बीजाणुजन उत्तक से प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस में जाएगी, अर्धसूत्री विभाजन में। और वहां से फिर आपके बनेंगे 4 अगुणित लघु बीजाणु, जो मैं नेक्स्ट अभी लिख रहा हूं। यस, तो ये आपकी उत्पत्ति समझ में आई। और फिर ऐसा हो जाएगा तो देखो आराम से, जैसे आप जानते हो कि जब ये बात हो जाएगी तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये यहां तक समझा दिया आपको। तो देखो ऐसे फिर परिपक्व परागकोश अपने आप ही परिपक्व परागकोश, तो आपको मैंने बताया कि इस प्रकार से
ये लो जी, अपने आप ही परिपक्व पराकोष बनेगा, और परिपक्व पराकोष बनेगा तो उसमें देखो एकल परत सुरक्षात्मक परत, एपिडर्मिस तो पहले से ही है, अधिचर्म तो एपिडर्मिस तो पहले से ही है ना, और बाकी सब कुछ चार कोणों पर चार आर्कियोस्पोरियल है, तो चार लघु भुजानुधानी बना देगी ना। अब कैसे कैसे बना देगी, पहली परत तो हो गई अधिचर्म, तो ये अब आप जानते हो कि पैराइटल सेल, ये पहली भित्ति परत, यानी यहाँ पर आपकी ये एंडोथीसियम, तो ऐसे यू बैंड होते हैं एंडोथीसियम में, बताऊंगा भी आगे जाकर, यू बैंड तो ये एंडोथीसियम बन जाती है ना, ऐसे यू बैंड होते हैं एंडोथीसियम के अंदर, और अरी और आंतरिक भित्तियों पर एल्फा सेलोज की थिकनिंग होती है, जमाव होता है आर्द्रता ग्राही पदार्थ का, सही, वो बताऊंगा आगे जाकर, और इन एरिया पे नहीं होता है, मैं बताऊँ स्टोमेम एरिया पे। तो देखो ऐसे ये हर पे, तो ये आपको मैंने क्या बता दिया, एंडोथीसियम, क्या बता दिया बेटा, एंडोथीसियम, तो एपिडर्मिस हो गई, आपकी दूसरी लेयर क्या हो जाएगी, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम हो जाएगी। आ जाओ, फिर अगली आपके साथ साथ अगली भित्ति परत बनेगी, तो अगली भित्ति परत जो आप जानते हो 2 से 3 परती होती है, 2 से 3 परती होती है, तो वो आपकी बन जाएगी क्या, ये मिडिल लेयर, अगली भित्ति परत बनेगी, ये 2 से 3 परती होती है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी बताओ, मिडिल लेयर, मध्य परत बन गई मिडिल लेयर। फिर आप जानते हो सबसे आंतरिक परत बन जाएगी, ये सबसे आंतरिक परत, या इस वे में अपन दे दें कि ये सबसे आंतरिक परत, ये सबसे आंतरिक परत बन जाएगी, टेपिटम, क्या बन जाएगी, टेपिटम, ये टेपिटम, सबसे आंतरिक परत टेपिटम। और फिर आप जानते हो उसके साथ साथ ही जो प्राइमरी स्पोरजिनस सेल है, तो वो माइटोसिस करके स्पोरजिनस टिश्यू बना रही प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक, और ये आपका बन जाएगा यहाँ पर स्पोरजिनस टिश्यू। तो ये बेटा आप जानते हो कि अंदर ये आपका बन जाएगा स्पोरजिनस टिश्यू, बीजाणुजन ऊतक, ऐसा चार कोणों पर चारों होगी, तो ये बीजाणुजन ऊतक बन जाएगा, समझे, बीजाणुजन ऊतक। बात को समझे, अब दिमाग लगाना कि बीजाणुजन ऊतक बन गया, यहाँ बंदी ऊतक है योजी, ऐसे चार कोणों पर चार बीजाणुधानी आपकी बन गई, और ये एरिया आपके होते हैं स्टोमियम, कौन से एरिया होते हैं, स्टोमियम, जहाँ से पराकोष का स्फुटन होता है, जब परिपक्व हो जाता ना, अंदर पराकण तैयार हो जाते हैं, तो स्टोमियम क्षेत्र स्फुटन होता है, क्योंकि ये जो एंडोथीसियम होते हैं ना स्टोमियम एरिया पे, वहाँ पर जो यू बैंड होंगे उसमें आर्द्रता ग्राही पदार्थ नहीं होता है, वो बता दूंगा मैं पूरा, यस, ये सारी बात आपके समझ में आई, क्लियर। और फिर इस बीजाणुजन ऊतक में प्रत्येक कोशिका बीजाणु मात्र कोशिका, और उस बीजाणु मात्र कोशिका में स्पोरिक मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, तो चार अगुणित लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु से पराकण और अंदर से भर जाएंगे पराकणों से, फिर परिपक्वता फटेगा स्टोमियम एरिया से, ये लाइन ऑफ डाइसेंस है, स्फुटन की देखा स्टोमियम एरिया, बात को समझे। तो ऐसे डेवलपमेंट हुआ बेटा पराकोष की उत्पत्ति, ऐसे जो आपको डायग्राम मैंने बनाया था। अब अपन एक बीजाणु, फिर अपन लिखेंगे एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी, एक बीजाणुधानी की संरचना में क्या क्या हो गई, तो एक बीजाणुधानी की संरचना में दो पार्ट हो जाएंगे, दो पार्ट, एक भित्ति परतें, अधिचर्म क्या है, एंडोथीसियम क्या है, मिडिल लेयर क्या है, टेपिटम क्या है, ये तो हो जाएगी भित्ति परतें, और अंदर आपका हो जाएगा बीजाणुजन ऊतक, तो ये प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका बीजाणु मात्र कोशिका, और उसमें आगे अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु कैसे बनेंगे, तो फिर अपना हेडिंग होगा लघु बीजाणु जनन। लेकिन पहले प्रारूपिक लघु जनन की भित्ति परतों के बारे में सबके बारे में लिखेंगे। और तुम्हें पता है अधिचर्म से नीचे एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर का काम क्या है, भोजन का संग्रह, और ये अल्पजीवी है, जब ये भोजन को आगे यहाँ अंदर बीजाणुजन ऊतक में लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी ना, तो ये भोजन को टेपिटम को दे देगी, खुद नष्ट हो जाती है, फिर टेपिटम भी आगे प्रोवाइड कर देता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका को। तो जब परिपक्व पराकोष होता है ना, तो मिडिल लेयर और टेपिटम चले जाते हैं, केवल क्या रहती है अधिचर्म और एंडोथीसियम, और फिर स्फुटन होता है स्टोमियम एरिया से, है ना। खैर वो सारी कहानी अपन वर्ड टू वर्ड अभी आगे बताएंगे, तो आप बिल्कुल एक एक शब्द को आप तैयार करें। यस बेटा, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी या परागधानी,
तो परागकोश में जो 4 कोनों पर 4 परागधानी होती है, 4 लघुजनधानी होती है, तो एक प्रारूपिक लघुजनधानी या परागधानी में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि देखो, एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी की संरचना में 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 2 भाग होते हैं। यस, बता दिया था मैंने आपको, लेकिन फिर से अपन बात करें कि जैसे ये पोलन सेक परागधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी वो एक बात है, तो परागधानी पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसकी प्रारूपिक की संरचना में 2 भाग आपको बताए ही भी, यानी एक तो आपकी होती है वाल लेयर्स यानी भित्ति परतें होती हैं। यस बेटा, वाल लेयर्स। अब देखो, अभी आपने सिद्ध किया था उत्पत्ति के अंदर कि एक परत जो होती है, एक परत तो आपकी होती है एपिडर्मिस, सबसे बाह्यतम सुरक्षात्मक परत, एकल परतीय एपिडर्मिस अधिचर्म। यस बेटा, तो जो अधिचर्म होती है वो तो सबसे बाह्यतम है, आउटरमोस्ट है, सबसे बाह्यतम है, आउटर मोस्ट, और सुरक्षा यानी प्रोटेक्टिव होती है, सुरक्षा। और आपको मैंने बताया था कि इसकी उत्पत्ति तो आर्कियोस्पोरियल सेल से नहीं होती, पू बीजाणु की नहीं होती है, सही। बाकी की सारी भित्ति परतों की उत्पत्ति क्या होती है, मतलब आर्कियोस्पोरियल से होती है। तो ये देखो 2n है, डिप्लॉयड है इसकी सेल्स। अब आगे की भित्ति परतें क्या होती है, एपिडर्मिस से जस्ट नीचे, इनकी उत्पत्ति आर्कियोस्पोरियल सेल से होती है। तो देखो, एपिडर्मिस से जस्ट नीचे क्या होती है बेटा, एंडोथीसियम, अंतःश्रम होती है। फिर क्या होती है बेटा, मिडिल लेयर, 2 से 3 परत, मिडिल लेयर, मध्य परत, है ना, मिडिल लेयर। फिर क्या होती है बेटा, सबसे आंतरिक परत, टैपिटम। तो ये अपन लिख दिया इनर मोस्ट, सबसे आंतरिक। तो देखो बेटा, ये आपकी होगी भित्ति परतें, जिसमें अधिचर्म एक ओवरऑल पूरे परागकोश पे कॉमन लेयर होती है, सामान्य परत होती है, कॉमन लेयर, है ना, सामान्य परत होती है। और उसकी उत्पत्ति पू बीजाणु की आर्कियोस्पोरियल सेल से नहीं होती, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव है, सबसे बाह्यतम और सुरक्षात्मक है, सेल की उनका 2n है। फिर आपकी सेकेंड लेयर आपकी होती है एंडोथीसियम, इसकी भी कोशिका गुणता 2n है। फिर होती है मिडिल लेयर, 2 से 3 परती है, मिडिल लेयर, मध्य परत, उसकी गुणता 2n है। और टैपिटम आपका होता है इनर मोस्ट, सामान्य 2n, इनर मोस्ट सबसे आंतरिक होता है। तो ये भित्ति परतें हैं जिनकी उत्पत्ति किससे हुई, जिनकी उत्पत्ति आर्कियोस्पोरियल सेल से हुई, आर्कियोस्पोरियल से हुई। यस बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जिनकी उत्पत्ति आर्कियोस्पोरियल सेल से हुई, तो वो है ये आपकी सेल, है ना, आर्कियोस्पोरियल सेल यानी प्रस्फुटक कोशिका से हुई भित्ति परतों की, सही। और आप जानते हो फिर भित्ति परतों के बाद जो सेकंड भाग है, तो मैंने आपको बता दिया। तो सेकंड भाग यहां पर आपका है बेटा स्पोरजिनस टिश्यू, जो प्राइमरी स्पोरजिनस सेल से बना था ना, माइटोसिस से, समसूत्र विभाजन से, स्पोरजिनस टिश्यू। तो देखिए बेटा, सेकंड आपका हो गया स्पोरजिनस टिश्यू यानी बीजाणुजन उत्तक। ये तो एक प्रारूपिक बीजाणुधानी के अंदर 2 भाग हो गए ना, वाल लेयर्स, भित्ति परतें, अधिचर्म पहले से मौजूद है, कॉमन लेयर है, सबसे बाह्यतम है, आउटरमोस्ट है, प्रोटेक्टिव है। फिर आपका आर्कियोस्पोरियल सेल से जो अन्य भित्ति परतें बनी, एंडोथीसियम, अंतःश्रम बनी, मिडिल लेयर बना, टैपिटम बना। और स्पोरजिनस सेल से
आपका बन गया स्पोरजिनस टिश्यू, बीजाणुजन उत्तक। और अब इस बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका, बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी जो 2n है। ये अपन कहें कि पराग मात्र कोशिका, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल है ना, पीएमसी, पोलन मदर सेल, पीएमसी। ये बेटा किस में जाएगी फिर अंदर, स्पोरिक मियोसिस में। इस द्विगुणित बीजाणु द्विविध उत्तक में इसमें स्पोरिक मियोसिस होगा। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में स्पोरिक मियोसिस होगा। ये न्यूनीकृत विभाजन है ना, स्पोरिक मियोसिस। तो जैसे स्पोरिक मियोसिस होगा तो आप जानते हो स्पोरिक मियोसिस के फलस्वरूप आप समझ सकते हो बेटा कि प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, स्पोरिक मियोसिस के फलस्वरूप प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, आपको बता दूं बेटा कि ऐसे प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल से स्पोरिक मियोसिस से ऐसे 4 लघु बीजाणु बनेंगे, 4 लघु बीजाणु। ये बेटा 4 लघु बीजाणु बनेंगे, यस बेटा। और ये क्लस्टर के रूप में चिपक, वो बताएंगे आगे चिपक जाएंगे, तो इसको आप कहोगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको आप कहोगे माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना। फिर इसके ऊपर आप जानते हो कि जैसे एक कॉमन वाल आ जाती है, कैलोज वाल, तो ये 4 अगुणित लघु बीजाणु और एक कॉमन वाल कैलोज वाल। और फिर आप जानते हो कि कॉमन वाल कैलोज वाल हो गई तो फिर एक एंजाइम होगा केलेज, केलेज एंजाइम। और केलेज एंजाइम इसको डिजोल्व कर देगा, डिजोल्व कर देगा तो फिर आप जानते हो ये 4 लघु बीजाणु जिनके ऊपर एक्साइन बाह्य चोल आ जाएगा, तो ये आपके बन जाएंगे पराग कण। क्या बन जाएंगे बेटा, पराग कण। पराग कण। तो ये पराग कण बन जाएंगे। और फिर इससे आगे नर युग्मोद्भिद, नर युग्मोद्भिद। यस, अब देखो मैंने जब परागकोश का डायग्राम बनाया था तब भी आपको कह दिया था कि ये भित्ति परतें हैं, इनके बारे में लिखेंगे, फिर लघु बीजाणुजन के बारे में लिखेंगे, बता दिया था ना। अब बेटा जी आप ध्यान दो कि फिर मैंने आपको परागकोश उत्पत्ति बताई, तो फिर एक बार भित्ति परतें और बीजाणुजन तक बता दिया। फिर मैंने आपको एक प्रारूपिक लघु बीजाणुधानी पोलन सैक, जो परागकोश में 4 होती है 4 कोणों पर, तभी तो द्विपालित चतुस्र लघु बीजाणुधानी है ज्यादातर में। तो प्रत्येक परागधानी, प्रत्येक लघु बीजाणुधानी की मैंने वाल लेयर, भित्ति परतें कौन कौन सी होती है ये भित्ति परतें बता दी। और बीजाणुजन उत्तक से बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, पीएमसी फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो लघु बीजाणु चतुष्टे 4 लघु बीजाणु से कॉमन वाल, फिर कैलेज एंजाइम आता है, तो फिर 4 लघु बीजाणु पृथक पृथक हो जाते हैं पराग कण के रूप में, पराग कण पोलन ग्रेन, और फिर नर युग्मोद्भिद बनता है, बता दिया ना। लेकिन अब अपन अभी तो और थ्योरी, एक एक शब्द, एक एक लाइन। अब इस लेक्चर को आपको नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्ट करना होगा भाई, इस लेक्चर को नेक्स्ट लेक्चर से कनेक्ट करना होगा। तो खैर इस लेक्चर में भी मैं और बता रहा हूँ आपको, इससे आगे वालों को, फिर इस पहले वालों को देखकर फिर आगे वाले को और देखना है आपको, और एक एक लाइन नोट करनी है। तो देखो अब तो मैं आपको एक एक चीज डालूंगा विद हेडिंग। अभी तो मैं आपको एपिडर्मिस के बारे में लिखाऊंगा एक एक लाइन, एपिडर्मिस क्या है,
कोशिकाओं की विशेषता क्या है, कार्य क्या है, एंडोथीसियम क्या है, मिडिल लेयर क्या है, टेपिटम क्या है, इनके बारे में लिखा दिया। इनके बारे में लिखने के बावजूद बाद में अपन आपको स्पोरजिनस टिश्यू से आपको बना दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु जनमात्र कोशिका। तो अपन एक घटना पढ़ेंगे स्पोरिक म्यूसिस, यानी अपन पढ़ेंगे घटना लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप प्रत्येक मात्र कोशिका से ये 4 अगुणित एन अगुणित कोशिकाएं है ना, टेट्राड की प्रत्येक कोशिका अगुणित है तो पूरे टेट्राड को अगुणित ही बोला जाएगा। और ये आपके फिर पोलन ग्रेन, इस बात पे अपन जाएंगे। तो बोलो 100% क्लियर है कि नहीं है? सही। तो अब अपन सबसे पहले पराकोष की भित्ति परतों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? भित्ति परतों के बारे में। यस, हाँ तो बेटा देखो, पहले भित्ति परतों में बात करेंगे तो सबसे फर्स्ट जो कॉमन लेयर होती है, सामान्य परत होती है और पहले से मौजूद होती है, उसकी उत्पत्ति आर्कियोस्पोरेल से नहीं होती है। तो वो फर्स्ट भित्ति परत का अपन अध्ययन करेंगे, फर्स्ट भित्ति परत का। और वो पहली भित्ति परत है एपिडर्मिस, अधिचरम। ये लो बेटा जी, अधिचरम। यस, तो पहली भित्ति परत है बेटा अधिचरम। तो अधिचरम क्या है मैं आपको बता दूं। अधिचरम के लिए मैं एक लाइन लिखूंगा आपको, अब आराम से एक एक लाइन आप लिख लें पूरा, है ना। तो ये एकल प्रति, सिंगल एड है, एकल प्रति, है ना, सुरक्षात्मक परत है। ये एकल प्रति सुरक्षात्मक परत है ना बेटा। और एकल प्रति है, सुरक्षात्मक परत है, स्पर्श रेखीय कोशिकाओं से बनी होती है, स्पर्श रेखीय कोशिकाओं से बनी होती है। सही, प्रत्येक कोशिका की गुणिता तो 2n होती है, स्पर्श रेखीय कोशिकाओं से बनी होती है। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कैसे, यानी कैसे सिंगल लेड, एकल प्रतीय, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक, प्रोटेक्टिव लेयर विथ टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल वॉल। यस बेटा, तो देखो पराकोष की सबसे बाह्यतम सुरक्षात्मक परत, सबसे बाह्यतम आउटरमोस्ट लेयर क्या है? अधिचरम। एकल प्रति सुरक्षात्मक परत है, स्पर्श रेखीय कोशिकाओं से बनी है, यानी सिंगल लेड प्रोटेक्टिव लेयर विथ टेंजेंशियल वॉल, और वैक्यूलेटेड होती है। जानते हो पादप कोशिका है तो वैक्यूल तो होगी। सही, तो देखो ना इस अधिचरम की कोशिकाएं कैसे होती हैं। अधिचरम की कोशिकाएं इस आकार में होती हैं, अधिचरम की कोशिकाएं इस आकार में होती हैं। यस, और ये देखो अपन बात करें कि स्पर्श रेखी एक दूसरे से सटी हुई, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, है ना, लेकिन एक दूसरे से सटी हुई, तो अंतरकोश के अवकाश नहीं हुए ना, अंतरकोश के अवकाश नहीं होते हैं, एक दूसरे से सटी हुई स्पर्श रेखीय भित्तियां रखने वाली, यानी टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल वॉल। तो ये लो जी, आपने किसके बारे में लिख लिया? अधिचरम के बारे में लिख लिया। एपिडर्मिस सबसे आउटरमोस्ट लाइन हो गई, सुन लो आराम से। एकल प्रतीय सुरक्षात्मक परत हो गई, स्पर्श रेखीय कोशिकाओं से बनी होती है, टेंजेंशियल वॉल होती है, स्पर्श रेखीय भित्तियां रखती है, सिंगल लेड प्रोटेक्टिव लेयर विथ टेंजेंशियल वॉल। और आपको बता दूं कि वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं, वैक्यूलेटेड सेल्स होती हैं, हाँ ना बेटा। इनके अंदर आप जानते हैं कि ऐसे वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स न्यूक्लियस साइड में होता है, वैक्यूल्स होती हैं, ये वैक्यूलेटेड होती हैं। ये लो जी, बोलो। और देखो स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल वॉल, तो अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं, और आप भी जानते हो अधिचरम में कभी भी नहीं होते हैं।
तो ये पहली परत हो गई अधिचरम, 2n है, कॉमन लेयर है, आर्कियोस्पोरल से उत्पत्ति नहीं हुई, तो पहली परत हो गई ना अधिचरम। बोलो 100% होगी कि नहीं होगी? फिर आ जाओ सेकंड, आराम से लिख लो, सही। अब देखो सेकंड लेयर, सेकंड लेयर जो पराकोष की सेकंड लेयर है उसका नाम आपने क्या दिया? एंडोथीसियम, अंतश्चरम, जस्ट एपिडर्मिस से नीचे एंडोथीसियम। यस बेटा, यानी आप समझ सकते हो कि अंतश्चरम। क्लियर? अब देखो बेटा कि यह भी एकल परतीय सुरक्षात्मक परत है, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ सबसे ज्यादा इस स्पुटन में सहायता करेगी, बताएंगे कैसे। तो यह भी एकल परतीय सुरक्षात्मक परत है। कौन बेटा? एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। यस, लेकिन ध्यान से सुनो, देखो जो अंतःस्रम है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो रेडियली इलोंगेटेड, मतलब आदि रूप से दीर्घीकृत होती हैं। रेडियली इलोंगेटेड यानी बेटा आर्य रूप से दीर्घीकृत सेल्स आपकी होती है, रेडियली इलोंगेटेड। तो ऐसे आप जानते हो कि रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, रेडियली इलोंगेटेड यानी आर्य रूप से दीर्घीकृत कोशिकाएं होती हैं। यस, और ये तो परिपक्वन से पहले है, परिपक्वन से पहले। फिर ये मैच्योरिटी पे जाती है, परिपक्वन पे जाती है, परिपक्वन पे जाती हैं ये रेडियली इलोंगेटेड सेल्स। ये परिपक्वन पर जाती है, परिपक्वन पर जाती हैं तो इनकी आर्य और आंतरिक भित्तियों पे, इनकी आर्य और आंतरिक भित्तियों पे ये लो जी, ये परिपक्वन पे जाती हैं तो इनकी आर्य और आंतरिक भित्तियों पे यू बैंड्स बनते हैं, है ना। तो ये बनते हैं आपके यू बैंड्स, यू बैंड्स बन जाते हैं, यू बैंड्स। ये यू बैंड किसके बनते हैं? एल्फा सेलुलोज, एल्फा सेलुलोज पदार्थ के, एल्फा सेलुलोज के, जो एक आर्द्रताग्राही पदार्थ है, आर्द्रताग्राही पदार्थ है। बात को समझे? तो ये यू बैंड्स बनते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? एंडोथीसियम। यह भी एकल परतीय सुरक्षात्मक परत है, रेडियली इलोंगेटेड आर्य रूप से दीर्घीकृत कोशिकाएं हैं, परिपक्वन से पहले ऐसे हैं, कोई जमाव नहीं। परिपक्वन पर यू बैंड्स यानी इनकी स्पर्श रेखा और आर्य और आंतरिक भित्तियों पर एल्फा सेलुलोज पदार्थ का जमाव होता है और बनते हैं यू बैंड्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया कि यू बैंड रखने वाली कौन है? एंडोथीसियम। और ये यू बैंड कहाँ एब्सेंट होते हैं? जहाँ पराकोष का स्टोमियम एरिया है। तो ये आर्द्रताग्राही है, नमी। जैसे ही परिपक्वन पराकोष शुष्कन पे जाता है तो खिंचाव होता है, और जहाँ स्टोमियम एरिया पे यू बैंड नहीं है तो वहाँ से फट जाता है पराकोष। तो स्पुटन की लाइन ऑफ डेसेंस, वर्टिकल लाइन ऑफ डेसेंस क्या है? स्टोमियम एरिया। और स्पुटन में सबसे ज़्यादा मदद कौन करती है? एंडोथीसियम। तो चलो ये बातें भी आप लिखते हैं आगे। यस, पहले वाली चीज आपके पास नोट होनी चाहिए। तो बेटा देखो, ये आपके पास में यू बैंड हैं। ये जो यू बैंड्स हैं, यू बैंड्स, ये किसका जमाव है? एल्फा
सेलुलोज पदार्थ का जमाव। और ये क्या है? आर्द्रता ग्राही, आर्द्रता ग्राही है, आर्द्रता ग्राही पदार्थ। यस बेटा। अब एंडोथीसियम के कार्य क्या हैं? इसका कार्य तो मैंने सुरक्षा है एपिडर्मिस का तो, लेकिन एंडोथीसियम के कार्य क्या हैं? फंक्शन, कार्य। तो कार्य आप सुन लें कि एक तो ये एकल परतीय सुरक्षात्मक, एकल परतीय सुरक्षात्मक परत है, यानी एक तो आपका प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, सुरक्षा तो काम है ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोमियम क्षेत्रों पर यू बैंड अनुपस्थित होते हैं। जो स्टोमियम क्षेत्र है ना, वहां पर यू बैंड अनुपस्थित होते हैं। आपने पराकोष की संरचना में देखा ना स्टोमियम क्षेत्र, तो वहां पर यू बैंड्स क्या होते हैं? एब्सेंट। तो आप जानते हो बेटा कि ये परिपक्वन पर परागकोश के स्फुटन, परागकोश की स्फुटन डेहिसेंस तथा पराग कणों की विमुक्ति में सहायक है। यानी परागकोश की स्फुटन तथा पराग कणों की विमुक्ति में सहायक है। बात को समझे? कौन है? एंडोथीसियम। क्योंकि स्टोमियम एरिया पे यू बैंड नहीं होते हैं तो परिपक्वन। और जो स्टोमियम क्षेत्र होते हैं, स्टोमियम एरिया, वो बेटा लाइन ऑफ, इन्हें अपन कहें कि वर्टिकल लाइन ऑफ डेहिसेंस, यानी स्फुटन की अनुदैर्घ्य रेखा। और जब स्फुटन होता है, आपको स्फुटित होता है एक पराकोष बता रखा है, तो हर लोब में 2 बीजाणुधानी की जगह एक ही हो जाती है। हर लोब में 2 बीजाणुधानी की जगह एक ही, तो पूरे पराकोष में 2। और स्टोमियम एरिया से परागकणों की विमुक्ति होती है। तो परागकणों की विमुक्ति में पराकोष के स्फुटन में सबसे इंपॉर्टेंट रूप से सहायक है कौन है? एंडोथीसियम। तो 2 लेयर का अपन ने पूरी लैंग्वेज लिख ली, पूरा नोट्स आपने लिख लिया, तो बेटा बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 79 में यहाँ तक सही। अब अपने भी तो भित्ति प्रति रह गई जो इंपॉर्टेंट है, मिडिल लेयर और टेपिटम। तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे मिडिल लेयर और टेपिटम, और फिर अपन पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन। तो तुम इस पूरे लेक्चर को, जब मैं अगला लेक्चर आप देखोगे तो एक बार इसको भी रिपीट करना पड़ेगा आपको। या तो पूरा लिख लोगे या फिर वीडियो को आप एक बार रिपीट कर लेना। बात को समझ रहे हो ना? और पूरा लिखोगे तो सही, पूरे एक एक चीज के नोट्स। और शुरू में बेटा आप जानते हो कि वो आपको एक लीनियर प्रोग्राम पूरे टॉपिक का बताया था, इसलिए वहाँ वो तो एक व्यू था, वो तो एक एक चीज 2-2, 3-3 बार होगी अभी। और फिर आपका चैप्टर होगा, और चैप्टर होने के बाद और भी अपन पीछे का डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका सेकंड चैप्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप इसको प्रॉपर्ली, और बेटा ये बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है नीट एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। यस, तो यहाँ तक आप तैयार हो गए? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपना इससे आगे पढ़ते हैं मिडिल लेयर और टेपिटम। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच।